हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी क्लास में विक्रम चौहान साइंस क्लासेस में। हम ये पढ़ेंगे कि वाई डू वी फॉलो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है वाई डू वी फॉलो, क्लास 9 से टॉपिक है। तो लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ टॉपिक स्टडी कर लिए थे। इस टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपने कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए थे? जैसे लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टडी किए थे उसमें से एक टॉपिक हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। तो हमने ट्रीटमेंट की बात की थी। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट करने में हमारे पास मेनली जो कुछ चीज़ें आती हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट करने में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहला तरीका जो होता है वो है टू रिड्यूस द सिम्टम्स। रिड्यूस द सिम्टम्स, सिम्टम्स को रिड्यूस करना था। और दूसरा काम क्या था? किल करना, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को किल करना था। तो आप मुझे बताइएंगे, अभी मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, कि ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी हेल्प से हम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को किल कर सकते हैं और हमारी उससे बचाव हो जाता है। तो आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो मैंने जैसे बताया था कि ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होगा हमारे पास, वो एक बार बीमार हो जाता है। और ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तभी ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी उससे पहले ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। तो उससे पहले किया जाता है बचाव। तो ट्रीटमेंट करने से हमारे पास जो है ये तो है कि बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, बट इसके कुछ नुकसान होते हैं। वो नुकसान क्या क्या होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो 3 लिमिटेशंस मेनली आती है हमारे सामने जब किसी भी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं उस इन्फेक्शियस डिजीज से। तो सबसे पहली जो कंडीशन आती है, तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है कि इसमें बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यानी कि जब आप ट्रीट कर रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स को असर हो रखा होता है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे होते हैं। और या तो वो कम्प्लीट ठीक हो जाते हैं, कई बार क्या होता है वो कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं, वो कभी ठीक हो भी पाते हैं, और दे समटाइम्स दे कैन नेवर बी रिकवर कम्प्लीटली। तो कई बार वो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाते, बट कुछ चांसेस में रिकवर हो जाते हैं। सेकंड चांस क्या होता है, ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है, और ट्रीटमेंट में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को डिजीज़ है वो उस समय तक बेड रिडन हो जाता है, यानी कि बेड से वो जुड़ जाता है, बेड पे ही उस साथ पड़ा रहना पड़ता है रेस्ट के लिए। क्योंकि रेस्ट इसलिए करना ज़रूरी होता है कि बॉडी में एनर्जी कंजर्व करना होता है, और उस एनर्जी को ही फिर आप यूज़ करके अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हो, ठीक है, जो ट्रीटमेंट के दौरान आपको चाहिए होती है आपकी इम्यून सिस्टम की वर्किंग के लिए। तो अब प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो उस दौरान जो व्यक्ति काम कर सकता था वो काम करने के बजाय क्या कर रहा है, बेड रेस्ट कर रहा है। हाँ, वो मजबूरी है उसकी, बट इसमें क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन को नुकसान पहुंचता है। तो थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है, पीपल जो बीमार हो जाता है इन्फेक्शियस डिजीज से, वो एक सोर्स बन जाता है कि वो डिजीज को आगे और फैलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया है, तो और उसको अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है, तो वो क्या होगा, मॉस्किटो उसको बाइट करने के बाद जब किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा, तो सेकंड पर्सन को भी मलेरिया क्या हो जाएगा, कोज हो जाएगा। तो यानी कि उस पर्सन से मलेरिया क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जिससे फैल रहा है, तो वो सोर्स हो गया उस डिजीज के लिए। तो यानी कि इसमें 3 प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम क्या है, बॉडी फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं, कई बार कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाते। सेकंड प्रॉब्लम, उस पर्सन जो है वो जो डिजीज से सफ़र कर रहा है वो बेड रिडन हो जाता है, बेड पे रेस्ट करना पड़ता है। और कई बार जो होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक उसको बेड रेस्ट पे रहना होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति जब तक वो डिजीज उसके अंदर है तब तक वो सोर्स का काम करेगा, डिजीज को स्प्रेड करेगा, और इसकी वजह से डिजीज कई गुना जो है ज़्यादा फैल जाती है और ट्रीट करने में डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि और ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है, इससे क्या क्या प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, इलाज मीन्स सॉल्यूशन क्या है। तो इसका एक सॉल्यूशन यही है, हम सब बहुत पुरानी कहावत जानते हैं कि बीमारी से बचाव जरूरी है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन देयर क्योर, यानी कि इलाज से बचाव जरूरी है। तो यही एक रीजन है कि हम ये बात बोलते हैं कि प्रिवेंशन डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर। तो बचाव ज्यादा जरूरी है डिजीज के क्योर करने से। देखो, क्योर तब किया जाता है जब डिजीज हो जाती है, बट हम तो ये चाहेंगे कि डिजीज हो ही ना। तो डिजीज ना हो ऐसी क्या क्या की चीज की जाए, कौन कौन सी हमें ध्यान रखनी चाहिए बातें, तो वो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताया कि ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन सी मेनली हमारे पास प्रॉब्लम आती है, लिमिटेशंस क्या आती हैं, वो मैं आपको अभी बताया है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन जो होता है ना कि बचाव करना हमें इन्फेक्शियस डिजीज से।
इन्फेक्शियस डिजीज से बचाव करने के मेनली दो तरीके होते हैं बेटा। तो पहला तरीका ये होता है जनरल वेज और सेकंड इज स्पेसिफिक वेज। तो जनरल वेज क्या होता है? जनरल यानी कि वो आम चीजें, जो आम बातें होती हैं, जैसे कि प्रॉपरली खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर क्लीनलीनेस रखेंगे, अपने साफ सफाई रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेंगे, तो ये जनरल वेज हो गए। और स्पेसिफिक वेरिएंट में किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, यानी कि इम्यून बना लेंगे अपने आप को, उसके लिए आप इम्यूनिटी गेन कर लेंगे, तो ये स्पेसिफिक वे होता है। तो मैं आप इन दोनों बातों को एक एक करके डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल वेज के बारे में। तो देखो, कोई भी डिजीज जो होती है तो उसमें क्या होता है, पब्लिक हाइजीन बहुत ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो, प्रॉपरली कंडीशन में हमारा एनवायरनमेंट हो, हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो। अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, वेक्टर नहीं होंगे, इससे डिजीज स्प्रेड होने से बच जाएगी। तो डिजीज पब्लिक हाइजीन में क्या क्या चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि वो डिजीज ना स्प्रेड करे। तो इस पे डिपेंड करता है कि वो डिजीज स्प्रेड कैसे करती है। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिजीज जो है, कोई डिजीज जो है वो अगर एयर से स्प्रेड कर रही है, एयरबोर्न डिजीज है, तो उसमें क्या करना है, आप क्राउडेड एरिया को अवॉइड कीजिए, यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मान लो किसी व्यक्ति को डिजीज है, जैसे कॉमन कोल्ड है, और वो अगर छींकता है तो उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को भी अगर उसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो उसे वो डिजीज हो जाएगी। इसी तरह से जैसे स्वाइन फ्लू है या फिर कोरोना डिजीज है, तो उसमें कहा जाता है मास्क लगाना चाहिए। तो क्यों कहा जाता है मास्क लगाने के लिए? ताकि आप जो है अगर कभी बाहर में जा रहे हो तो वो डस्ट पार्टिकल, जो वायरस पार्टिकल्स है, वो आपके पास ना आए। तो अवॉइड करना है क्राउडेड रीजन्स को, और यही एक कारण हो गया। और दूसरा है डिजीज जो वाटर से स्प्रेड करते हैं, जिन्हें कहते हैं वाटर बोर्न डिजीज। तो वाटर बोर्न डिजीज जैसे पानी से फैलती हैं। तो आप जब भी पानी का इस्तेमाल करेंगे या पानी पिएंगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक वाटर टू ड्रिंक, or you have some use to water for drinking purpose or other purpose, you must have ensure that the water is safe for drinking। तो आप ये ध्यान दें कि वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए क्या है, सेफ है। तो उसके लिए आपके पास प्योरीफायर होगा, इसके पास आप क्या करें, प्रॉपर हाइजीनिक वाटर देखेंगे, आपके पास सोसाइटी में क्लोरीनेशन है, बॉइलिंग है, ये सभी टेक्निक आप यूज़ करेंगे ताकि वाटर जो है आपके पास वो सेफ हो ड्रिंकिंग के लिए। नेक्स्ट है वेक्टर बोर्न डिजीज, ऐसी डिजीज जो वेक्टर से स्प्रेड करती है। अब देखो, मॉस्किटो से डिजीज स्प्रेड करती है बहुत सारी। इसमें कई मॉस्किटो से, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, ब्रेन फीवर, ठीक है, ये डिजीज स्प्रेड करती हैं। अब इन डिजीज को रोकने का क्या तरीका है? अब डिजीज को रोकने का तरीका ये है कि आप मॉस्किटो की ग्रोथ को रोक दीजिए। अगर मॉस्किटो कम होंगे तो डिजीज भी कम फैलेंगे। तो जिस जिस जगह पे मॉस्किटो ग्रो हो सकते हैं, जैसे खुला पानी हो गया, आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कचरे में, कूलर में, कहीं जगह पानी इकट्ठा ना होने दें। अच्छा, हाउस फ्लाइज मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ और डिजीज को स्प्रेड करती हैं, तो आसपास बाहर में कहीं गंदगी ना फैलने दें। अगर कहीं डस्टबिन है तो उसको बंद कर दें, उसको ओपन ना रहने दें, ताकि जो डस्टबिन में हमारे पास जो हाउस फ्लाइज है उस पर ना बैठे और डिजीज को आगे स्प्रेड ना करे। तो ये तो हो गया पब्लिक हाइजीनिक कंडीशन। इसके अलावा आपको मैं एक बार बता दूं कि हमारी इम्यून सिस्टम भी हमारी इम्यूनिटी को बचाने में बहुत बड़ा हेल्प करता है, एक डिजीज से बचाने में हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर और सफिशिएंट अमाउंट में फूड चाहिए। अगर आपके पास बॉडी, आप वीक होगे, कमज़ोर होगे, तो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है उस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको प्रॉपर और सफिशिएंट फूड लेना चाहिए। सफिशिएंट फूड का मतलब है कि आप बैलेंस डाइट लेंगे, और बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेंगे सभी प्रकार के, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर सके। और इसमें आपको जंक फूड अवॉइड करना होता है, तो ताकि क्या हो, आपको वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये तो थे जनरल वेज। अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेज की। तो स्पेसिफिक वेज में क्या होता है, हमारी बॉडी की अपनी खुद की एक एबिलिटी होती है कि वो डिजीज से लड़ सकती है। तो स्पेसिफिक वे में क्या आता है, इम्यूनाइजेशन एक मेथड आता है। तो क्या आता है, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है इम्यूनाइजेशन। यानी कि इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी इज इंक्रीज फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। किसी एक पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करने का जो प्रोसेस होता है वो इम्यूनाइजेशन कहता है। और इम्यूनाइजेशन कैसे इंक्रीज करते हैं, इम्यूनाइजेशन कैसे बनाते हैं? तो इम्यूनाइजेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए,
वैक्सीन की नीड होती है। अब ये वैक्सीन क्या होती है मैं आपको ये बताता हूँ। वैक्सीन एक डेड और वीक माइक्रोब्स का सस्पेंशन होता है, यानी कि एक ऐसा सस्पेंशन यानी कि जिसमें वीक हमने एक माइक्रोब को जो डिजीज करता है एक्चुअल में, उसको या तो हम वीक कर दें या उसको डेड कर दें और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो अब वो डेड और वीक माइक्रोब जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो मिमिक्री करता है, वो मिमिक करता है किसको, एक्चुअल डिजीज को, माइक्रोब को। तो ये जो हमने वैक्सीन में जो हमने माइक्रोब डाला है, उसको मिमिक्री जो डाली है, उसकी कॉपी डाली है, जो कि एक्चुअली में डिजीज कॉज नहीं करेगी, बट वो शो करेगी कि कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ गया है। अब उस फॉरेन पार्टी के लिए हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम काम करेगा और उसको किल कर देगा। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारी बॉडी जब कभी भी कोई डिजीज कोई माइक्रोब आता है, तो उसके लिए वो एक मेमोरी बना लेता है, वो रिमेंबर रखता है कि वो डिजीज कोजी माइक्रोब क्या आया है। और जब कभी भी दोबारा वो डिजीज कोजी माइक्रोब आता है, तो हमारी बॉडी उसी माइक्रोब के लिए ज़्यादा विग्रेसली, ज़्यादा शक्ति के साथ उससे फाइट करती है और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम करती है। तो वैक्सीन से हम अपनी बॉडी को क्या है, इम्यूनिटी बना लेते हैं। जैसे आपने पोलियो की ड्रॉप के बारे में सुना होगा। अब पोलियो की आपने देखा होगा, बच्चों को छोटी-छोटी बच्चों को क्या है, पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। इसके अलावा बच्चों में बहुत सारों को टीके लगते हैं, बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चों को। तो वो इंजेक्शंस क्यों लगते हैं? एक्चुअली वो टीका होता है, टीका मीन्स वैक्सीन। और वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, अलग-अलग तरह की होती है, डिफरेंट तरह के डिजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डिफरेंट तरह की डिजीज़ हमारी बॉडी को इन्फेक्ट ना कर सके और हम उससे बच जाएँ। तो उनसे बचना ही जो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोसेस है, तो ये कहलाता है वैक्सीन की वजह से हो पाया और इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो ये इम्यूनाइजेशन कहलाता है। तो वैक्सीन जो बॉडी में देने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है वैक्सीनेशन। अब वैक्सीन ने हमारे आज तक कौन-कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है? तो वैक्सीन की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो चुकी है, जैसे कि टेटनस के लिए है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, इस तरह की बहुत सारी और डिजीज़ हैं जिसके लिए हमारे क्या है, इम्यूनिटी गेन कर ली है वैक्सीन के द्वारा। तो अब वैक्सीन इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको अभी वैक्सीन के बारे में जो बताया था, एक बार आपको मैं और रिमाइंड करवा देता हूँ। तो जैसे हमारी बॉडी में कभी भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है, फाइट करता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। तो हम क्या करेंगे, तो जो सबसे पहला इन्फेक्शियस माइक्रोब आता है, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे फाइट करेगी, उसे किल कर देगी और उसकी मेमोरी हमारी बॉडी में बनी रहेगी, यानी कि उसको रिमेंबर रखेगी। अगर दोबारा वो माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी में नेक्स्ट टाइम, यानी कि सेम माइक्रोब जब एंटर करता है, तो हमारी बॉडी और ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ रिएक्ट करती है और उसको किल कर देती है। तो इस तरह से हमें क्या करते हैं, उस डिजीज से बच जाते हैं। तो यानी कि वैक्सीन में से क्या है, वैक्सीन हैव द एक सोल्यूशन विच मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब। जो इन्फेक्शियस माइक्रोब क्या करता है, मिमिक करता है, उसकी कॉपी होती है वो, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, स्ट्रेंथन कर देती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, और ताकि प्रोटेक्ट करे हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शियस डिजीज से। तो ये है इन्फेक्शन के बारे में। और वैक्सीन को जो बॉडी में इंजेक्ट करने का प्रोसेस है, जो देने का प्रोसेस होता है, उसे कहा जाता है वैक्सीनेशन। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स में आपको जो अभी हमें काम की है इसमें, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज। डिजीज से लड़ने की जो शक्ति है वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट टर्म है वैक्सीनेशन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन टू द बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। नहीं, वैक्सीन जो देने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। एंड वैक्सीन वैक्सीन मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ अ डेड और वीक माइक्रोब सस्पेंशन विच हेल्प अस टू गेन इम्यूनिटी अगेंस्ट डेड। जो हमें उस माइक्रोब के लिए इम्यूनिटी गेन करने में हेल्प करता है। और इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। और इसी तरह से मैं आपको एक बार वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात और बता दूं। अर्ली टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल इंडियन चाइनीज होते थे, वो क्या करते थे, वो स्किन जो, अब देखो मैं स्मॉल पॉक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो जैसे कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिजीज है जो इस समय दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये डिजीज दुनिया में अब नहीं है। ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स डिजीज में क्या होता था, 100 साल पहले के करीब जो है, ये डिजीज इतनी ज़्यादा नुकसानदायक थी कि किसी भी व्यक्ति का बचना जो था बहुत ज़्यादा एक जानलेवा टाइप की बीमारी थी ये। लेकिन अब ये डिजीज हमारी सोसाइटी में नहीं है। तो क्या कारण है, क्योंकि हमने इसके लिए क्या है, इम्यूनिटी गेन कर ली है सभी व्यक्तियों ने, जिसकी वजह से ये डिजीज क्या हो गई है, अब हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ट्रेडिशनल इंडियन चाइनीज मेडिसिन सिस्टम में क्या होता था, तो जिस किसी को भी अगर स्मॉल पॉक्स था, तो उसके जो स्किन कस्ट होते हैं, यानी कि स्किन पे क्या होते हैं, थोड़े से दाने दाने रहते हैं और उसके ऊपर पापड़ी सी उतरती रहती है।
एक पील लाइक स्ट्रक्चर उतरता था, तो उसको क्या है निकाल के उसको दूसरे जो हेल्दी पर्सन पे रब कर देते थे। तो इससे क्या होता था कि जो वायरस था वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट करता था। बट अब की बार जो स्क्रीन जो रब करने से अब हमारे उस पे जो डिजीज होती थी उसका इफेक्ट कम होता था, तो जिस वजह से अब वो व्यक्ति उसके लिए क्या होता है इम्यून हो जाता है और उसके पास क्या हो जाती है वो उससे एबिलिटी आ जाती है उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है वो। सिमिलरली एक था एडवर्ड जीनर, एक साइंटिस्ट, जिसने क्या क्या देखा कि मिल्क मेड जो होते हैं, मिल्क मेड के पास एक डिजीज होती है काउपॉक्स। काउपॉक्स यानी कि काउ से जो होने वाली पॉक्स डिजीज थी, तो काउपॉक्स डिजीज ये है। अब काउपॉक्स डिजीज में क्या खास बात थी कि स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स जो है दोनों लगभग सिमिलर होता था, बट काउपॉक्स की जो हमारे पास नुकसान होता था वो थोड़ा कम होता था। ये थोड़ी माइल्ड डिजीज होती थी, नॉर्मल डिजीज होती थी, तो इसके इतना नुकसान नहीं होता था, इतना ज़्यादा डेथ कॉजिंग नहीं होती थी। तो जिनको व्यक्ति को एक बार काउपॉक्स हो जाती है उनको स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होती थी। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हो कि अगर उन्होंने ये देखा कि काउपॉक्स डिजीज किसको एक बार करवा दी जाए तो उससे वो व्यक्ति क्या है जल्दी रिकवर हो जाता है और वो स्मॉल पॉक्स से भी बच जाता है। अब इस तरह से क्या होता है, अब जो वर्ड है यहाँ पे काउ, तो काउ के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है वैका। काउ के लिए वर्ड क्या है, वैका वर्ड होता है, और इस वैका ही वर्ड से क्या बना है, वैक्सीन ये वर्ड बना है, और जिससे नाम हमारे पास है वैक्सीन। और तो ये वर्ड किस तरह से ओरिजिन हुआ मैंने आपको ये बताया है, और कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ आया होगा, और आपको ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसे लगी। आई होप आपको सब समझ आएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।